हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक करंट अफेयर्स के नए वीडियो से। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। शुरू करते हैं जल्दी से इस नए वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से बताया था कि फ्रांस से राफेल विमानों के 5 विमानों का एक कंसाइनमेंट भारत के लिए निकल दिया है। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि फ्रांस है यहाँ पर, इंडिया उससे पड़ता है बहुत दूर। तो फ्रांस और भारत के बीच का ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है 7,000 किलोमीटर। तो अब जो भारत के फाइटर जो प्लेन को चलाने वाले पायलट्स हैं, वो जो इस प्लेन को लेकर आ रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी तारीफ मानिए कि वो 7,000 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है, इसमें सिर्फ एक सिंगल स्टॉप लेंगे, वो लेंगे यूएई में। ठीक है, एक स्टॉप इसका लिया जाएगा। और वहाँ पर भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक फ़ोटोज़ आ चुकी थी कि इन लोगों ने यहाँ पर एक स्टॉपेज लिया था और उसकी फ़ोटोज़ भी ट्विटर पर शेयर कर दी गई थी। अब वहाँ से भी निकल चुका है। आई होप आज किसी भी समय ये भारत में आ सकता है। साथ ही साथ में अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो फाइटर प्लेन्स हैं, ये इनको रास्ते में जो फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो रीफ्यूलिंग जो इसकी होगी उसको एयर रीफ्यूल के माध्यम से ही फ्यूल दिया जाएगा। यानी कि इसको फ्यूल भरने के लिए फिर से नीचे ज़मीन पर नहीं उतारा जाएगा, इसको एयर टू एयर रीफ्यूलिंग ही करी जाएगी। तो इसमें भी बहुत एक्सपर्ट पायलट्स की ज़रूरत होती है जो एयर में ही रीफ्यूलिंग कर पाते हैं। तो हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है। अब यहाँ पर कुछ इसके बारे में मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ रहा था कि जैसा कि ये इसको जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसको अमृतसर बेस पर इसको लैंड कराया जाएगा डायरेक्टली वहाँ पर। और लगभग 400 करोड़ रुपए से वहाँ पर एक एयर बेस बनाया गया है, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से व्यवस्था है, जहाँ पर इसको अपॉइंट किया जाएगा अमृतसर पर। और उसके आसपास के एरिया में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही साथ में किसी भी प्रकार की फ़ोटो लेने से वहाँ पर मनाही है, कोई भी वहाँ पर इसकी फ़ोटो नहीं ले सकता है। और पूरे एरिया में आसपास में धारा 144 लगा दी गई है। तो ये तो सारी कल की चीज़ें हो गई। अब आज इसके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा वो समझते हैं। अब दोस्तों, कहानी कुछ इस तरीके से है कि आज इसका जो क्वेश्चन बनेगा उसके लिए आप इस फोटो को देख लीजिए। देखो, राफेल विमान का एक ये लोगो बना रखा है और यहाँ पर देखो एरो बना है, ये धनुष बना हुआ है। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बनेगा कि भारत आने पर राफेल लड़ाकू विमान के स्क्वाड्रन का नाम क्या रखा जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर कोई विमान आ रहा है तो उसका एक अलग से स्क्वाड्रन बनाया जाएगा। ठीक है, तो उस स्क्वाड्रन का नाम क्या रखा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा गोल्डन एरो। गोल्डन एरो नाम से एक नया स्क्वाड्रन बनाया गया है, जिसकी कह सकते हो रखवाली में, या फिर जो इस राफेल फाइटर्स के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये जो ग्रुप होगा इसको स्क्वाड्रन बोलते हैं और इसका नाम रखा है गोल्डन एरो। इन लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इसका लोगो भी बना लिया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये गोल्डन एरो नाम से इन्होंने इसका लोगो भी जारी कर दिया है। और ये रहा गोल्डन एरो इसका लोगो। और ये जो स्क्वाड्रन होगा ये भारतीय वायुसेना के बेड़े का 17वां स्क्वाड्रन के तौर पर जाना जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय वायुसेना का 17वें स्क्वाड्रन का क्या नाम है, तो आंसर बता देना गोल्डन एरो नाम है। और वो किस वजह से बनाया गया था तो भी फटाक से आंसर दे देना कि इसको बनाया गया था राफेल विमानों को लेकर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें नोट्स में लिख दी हैं। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ दे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने फ्रांस के साथ में एक डील करी थी, जिसमें कि फ्रांस देश से हमें 36 विमानों की डिलीवरी मिलेगी, वो भी 59,000 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो 36 विमान हमको मिलेंगे और ऐसी उम्मीद है कि दिसंबर 2021 के अंत तक हमें इन 36 विमानों की डिलीवरी मिल जाएगी। अभी हम लोगों को टोटल 10 ये विमान मिले हैं, इनमें से 5 भारत आ चुके हैं और 5 को वहीं फ्रांस में रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर इंडियन पायलट जो हैं ये ट्रेनिंग लेंगे उसमें, तब उसके बाद में वो उड़ाकर इसको यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये ट्रेनिंग अभी हो सकता है 5 से 6 महीने और चलेगी, तब वो बचे हुए 5 जो फाइटर प्लेन्स हैं वो भी इंडिया आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ में एक ज़रूरी चीज़, जितनी प्यार से शिद्दत के साथ में इस वीडियो को हम बनाते हैं, आपसे भी उम्मीद है कि उतना ही प्यार आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके देंगे।
हमेशा सब लोग ये नहीं सोचेंगे कि कोई दूसरा लाइक और शेयर कर देगा। हर एक इंसान अपने खुद से लाइक और शेयर करेगा, तभी लाइक और शेयर बढ़ेंगे। देखो आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं चाइना देश के ऊपर। देखो चाइना को जाहिर सी बात है कि इस फाइटर प्लेन को भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाने के बाद में थोड़ी सी उसको परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो परेशान हो जाएगा। उसके बाद भी एक से एक अच्छे ऑप्शंस हैं उसके पास में। अभी चाइना के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी स्पेस के क्षेत्र में चाइना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में उसने अपना मून मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था चैंग-ई 4। चैंग-ई 4 नाम से उसने अपना मून मिशन लॉन्च किया था और पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। ठीक है, तो ये तो उसका 2019 का हो गया। 2020 में उसने अभी हाल ही में लास्ट वीक अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है। किस नाम से? तियानवेन-1 नाम से उसने अपना मार्स मिशन लॉन्च कर दिया है। पीछे पीछे अमेरिका भी करने वाला है। यूएई ने हाल ही में अपना मार्स मिशन लॉन्च किया है होप नाम से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या बनेगा प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने जुलाई 2020 में उच्च रेजोल्यूशंस वाले मैपिंग सैटेलाइट, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट जिसका नाम है जियोवान-3 लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि चाइना देश ने हाल ही में जियोवान-3 नाम से एक हाई रेजोल्यूशन वाला मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसमें आप इस फोटो को देख सकते हैं जिसमें लिखा है चाइना लॉन्चेस न्यू हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट, और जिसका नाम भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आगे चलेंगे, इससे पहले आपको बता दूँ कि दोस्तों आप लोगों से मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, कि जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स को रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। इसके लिए अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सभी मंथ्स के पीडीएफ का लिंक दे रखा है। जाकर वहां से आप परचेज करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। कम से कम इसको तैयार करके रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च करी है? तो राइट आंसर विल बी डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मौसम नाम से एक ऐप को लॉन्च कर दिया है। इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर 8 बार इस ऐप को अपडेट किया जाएगा, जिसमें कि आप इसके इंडिया के मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले 7 दिनों में कैसा मौसम रहेगा ये भी आप उसमें जान सकते हैं। तो इस ऐप को, इसका फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है गवर्नमेंट लॉन्चेस मौसम ऐप फॉर वेदर फोरकास्ट। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके आप भी मौसम का हाल जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद में प्रश्न बनेगा कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर विल बी 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, जिसमें इस दिन के इस बीमारी के बारे में लोगों में लड़ने की क्षमता विकसित करने, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने, लोगों को इसके इलाज के बारे में बताने, इन सभी चीज़ों को बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसको 28 जुलाई को ही प्रोफेसर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन होता है, जिसके उपलक्ष्य पर ही इसको मनाया जाता है। क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं बारूक ब्लमबर्ग, इन्होंने ही हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करी थी और बाद में उन्होंने इसके टीके का विकास किया था, जिसकी वजह से ही इनके जन्म दिवस के दिन ही ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम क्या है? अगर आपसे कोई थीम पूछे तो आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी थीम के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस के बारे में एक चीज़ आपको पता होगी कि ये कुल 5 प्रकार का होता है, जिसमें कि A, B, C, D और E ये इसके टाइप होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो। यहाँ पर आपका इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा इंग्लिश में। तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है, इसने क्या किया है,
चूँकि सभी कंपनियां और सभी ऑर्गेनाइजेशन अपना मोबाइल ऐप लॉन्च कर रही हैं आजकल, तो इसने भी फाइनली अपना एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है और उस ऐप का नाम आपको बताना है। सो गाइस आंसर हो जाएगा BIS केयर नाम से इसने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। तो BIS जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है BIS केयर के नाम से। अब इसका एक फ़ोटो देख लेंगे जिसमें देखो लिखा है BIS केयर ऐप लॉन्च्ड, जिसमें कि आप ये पता कर पाएंगे कि कोई चीज़ असली है या नकली। यानी कि बेसिकली ये आपके जितने भी मानक ब्यूरो जो होता है किसी भी चीज़ की गुणवत्ता के लिए होता है, जैसे कि सोना चांदी कोई भी आभूषण हुआ तो उस पर एक नंबर होगा जिससे कि आप इसको मैच करा सकते हैं कि ये असली है या नकली है, इस पर सील लगी है या नहीं लगी है। तो इन सभी चीज़ों के चलते इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको BIS केयर के नाम से इसको लॉन्च किया गया है और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसके PDF को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। इस समय भारतीय मानक ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं वो हैं प्रमोद कुमार तिवारी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार बाजार 2020 नाम से एक रोजगार पोर्टल की शुरुआत करी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जॉब देने के लिए, जिसमें क्या होगा, जो जॉब देने वाले भी आपको वहां पर मिल जाएंगे और जिसको जॉब चाहिए वो लोग भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो दिल्ली में इस पोर्टल की शुरुआत करी गई है। इसमें आप देख सकते हो दिल्ली सरकार के द्वारा इस रोजगार बाजार नाम से इस पोर्टल को विकसित किया गया है। अगर आप लोग भी दिल्ली में रहते हैं और नौकरी लेना चाहते हैं तो इस पर आप रजिस्ट्रेशन करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखो नौकरी ढूंढने वाले और देने वाले दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। दिल्ली सरकार की एक मुहिम है, आई होप आपके काम में आएगी। इसके बाद में एक प्रश्न है कि भारत के इनोवेटर और स्टार्टअप डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित करने के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किसने शुरू करी है? यानी कि देश के अंदर में इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, जॉब करने वाले हो, या फिर आप कोई स्टार्टअप कंपनी हो, आप अगर डिफेंस और एरो स्पेस के क्षेत्र में कोई नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं तो आपको डेयर टू ड्रीम 2.0 नाम से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए, जिसको लॉन्च किया है DRDO के द्वारा। तो DRDO इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में देश के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा इस चीज़ को अनाउंस किया गया है कि उन्होंने अनाउंस किया है डेयर टू ड्रीम 2.0 नाम की प्रतियोगिता के बारे में, जिसमें कि अगर किसी के पास में डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में कोई नया टेक्निक है, तो कोई टेक्नोलॉजी है, तो वो उसको बता सकता है और इस प्रतियोगिता को जीत सकता है, जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो राइट आंसर विल बी 28 जुलाई। एवरी ईयर 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी कि प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि प्रकृति का इम्पोर्टेंस क्या होता है और उसको किस तरीके से हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसको सेव करके रख सकते हैं। इन्हीं वजह से ये सभी दिवस मनाए जाते हैं। तो 28 जुलाई को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों गवर्नमेंट का एक पहले से ही अभियान चल रहा था जिसको उन्नत भारत अभियान के नाम से जानते हैं। उसी अभियान को लेकर एक नया प्रश्न बना है कि उन्नत भारत अभियान के लिए किस संस्थान ने ट्राइफेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में IIT दिल्ली ने, ठीक है, उन्नत भारत अभियान के लिए ट्राइफेड के साथ में एक समझौता किया है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म आपको बताऊंगा, उससे पहले ये जान लो कि ये जो जनजातीय लोग होते हैं उनके बारे में प्रोग्रेस को लेकर काम करती है। इसका मैं ये जो समझौता हुआ है IIT दिल्ली और ट्राइफेड के बीच में, इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। देखो पीछे IIT दिल्ली का लोगो लगा हुआ है, यानी कि IIT दिल्ली के अंदर में इस समझौते को किया गया है। चूँकि ये ट्राइफेड और IIT दिल्ली के बीच में है तो ट्राइफेड के बारे में जान लो। वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए। ट्राइबल लोगों के लिए काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अच्छे से इसका नाम याद रख लेना, क्योंकि पिछले 3 महीने से देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है।
तो ये जो ट्राइफेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में काम करती है और इसी ने ही आईआईटी दिल्ली के साथ में मिलकर जो पहले से उन्नत भारत अभियान चल रहा था, जिसमें कि ग्रामीण विकास को लेकर काम किया जाता है, उसी को लेकर इसने हाल ही में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से बिना कुछ टाइम गवाए इस वीडियो को लाइक करके प्यार पहुंचाएं, प्यार बांटते रहिए हमेशा। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज का सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर आप जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से आंसर बताएंगे। सो गाइस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। आंसर विल बी 28 जुलाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो ने किस नाम से एक नए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा BIS केयर। BIS केयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है कि भारत आने पर राफेल लड़ाकू विमान के स्क्वाड्रन का क्या नाम रखा जाएगा? तो गोल्डन एरो आपको बता चुका हूँ, आंसर हो जाएगा। रोजगार बाजार 2020 नाम से रोजगार पोर्टल जो है ये किसने शुरू किया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से आंसर किया होगा। डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो आंसर हो जाएगा, इसको शुरू किया है DRDO के द्वारा। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें और रेगुलर बेसिस पर ऐसे क्लास लेते रहें।